क्या आप एसएमई आईपीओ के बेसिक कंसेप्ट और प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि टीआरएचपी कैसे बनता है और फाइल होता है? तो मैं सीएस पुलकित अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ विवेचना पे। इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एसएमई आईपीओ इन इंडिया। To begin with, there are two platforms of SME in India. First is NSE Emerge and second is SME platform of BSE. And unlike main board, यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ आपके शेयर्स लिस्ट नहीं होते हैं. You have to choose कि you want to get listed on NSE Emerge और SME platform of BSE. और दोनों के क्राइटेरिया भी अलग अलग होते हैं. पर क्राइटेरिया पे आने से पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से रेगुलेशंस आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगी टू गेट लिस्टेड. तो सबसे पहले सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 चैप्टर 9, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद सेबी एलओडीआर 2015, उसके बाद सेबी के कुछ सर्कुलर्स और अदर रेगुलेशन जो एक लिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल होती है, उसके साथ एनएससी बीएससी जहाँ पे भी आप लिस्ट करना चाहते हैं उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन और सर्कुलर. अब रेगुलेशन जानने के बाद हम ब्रीफ प्रोसेस पे आएंगे, पर उससे पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि मिनिमम डाइल्यूशन एसएमई आईपीओ के अंदर होता है अप टू 27%. अप टू 27% कैसे आता है? बेसिकली जो मिनिमम डाइल्यूशन है वो है 25%, बट क्योंकि एसएमई आईपीओ है इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है मार्केट मेकर का, और एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन आपको मार्केट मेकर को भी 5% ऑफ द इशू साइज शेयर्स इशू करने होते हैं ताकि वो बाद में आपके शेयर्स की ट्रेडिंग करवा सकें. तो 25% प्लस 5% ऑफ द इशू साइज टोटल हो गया 26.25%. दिस इज़ द मिनिमम डाइल्यूशन. सो नॉर्मली एक एसएमई आईपीओ में अप टू 27% तक डाइल्यूशन हो जाता है. अब हम आइए बेसिक प्रोसेस को समझते हैं इस वीडियो में. तो बेसिक प्रोसेस को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि एसएमई आईपीओ में सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है मर्चेंट बैंकर का. सिर्फ एसएमई में ही नहीं, मेन बोर्ड में भी अगर आपको लिस्ट करना है तो सबसे मेन रोल मर्चेंट बैंकर का ही होता है. ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं और इनका काम होता है कंपनी को लिस्ट करवाना. तो इसके लिए सबसे पहले ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी एज़ पर रेगुलेशंस चाहिए वो कलेक्ट करते हैं. उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं, उनको कैसे डिस्क्लोज करना है वो सब देखते हैं, और उसके बेसिस पे वो डीआरएचपी बनाते हैं. वंस द डीआरएचपी इज प्रिपेयर्ड, फिर वो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लिस्ट होना है, चाहे वो एनएससी का प्लेटफॉर्म हो या बीएससी का, उनके साथ वो डीआरएचपी को फाइल करते हैं और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी क्वेरियाँ होती हैं आपके एक्सचेंज को, चाहे वो एनएससी हो या बीएससी हो, उनको रिजॉल्व करके और उनको सेटिस्फाई करते हैं, और उसके बाद उनसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल का लेटर लेके आपकी कंपनी को लिस्ट करवा देते हैं. जी हाँ, मेन बोर्ड और एसएमई में यही डिफरेंस होता है. एसएमई में अप्रूवल एक्सचेंज देता है और मेन बोर्ड में अप्रूवल आपको सेबी और एक्सचेंज दोनों देते हैं. तो ये था बेसिक प्रोसेस फॉर एसएमई आईपीओ. हम आने वाले वीडियो में पूरी तरह डिटेल में समझेंगे कि डीआरएचपी कैसे बनता है, मर्चेंट बैंकर को उसमें क्या क्या लिखना होता है, और अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ें डीआरएचपी में होनी चाहिए जिससे आपका अप्रूवल जल्दी से जल्दी आ सके. अभी हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो अगर आपको अपनी कंपनी लिस्ट करवानी है तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, जो एनएससी और बीएससी का थोड़ा थोड़ा अलग है और थोड़ा थोड़ा सेम. तो हम 7 पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसा है. तो सबसे पहला क्राइटेरिया है इनकॉर्पोरेशन. जी हाँ, आपकी एंटिटी कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, तभी वो लिस्ट हो सकती है. और इसी के साथ दूसरा क्राइटेरिया है ट्रैक रिकॉर्ड. आपकी जो कंपनी है वो मिनिमम 3 साल के लिए होनी चाहिए. दैट मीन्स 3 साल के बाद ही आप लिस्ट हो पाएंगे. तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मेरी अभी कंपनी नहीं है, मेरी अभी एलएलपी है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म है, तो हाँ, तब भी आप लिस्ट हो सकते हैं. तो ट्रैक रिकॉर्ड के लिए आपकी एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए, प्लस उसको आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा
तभी आप लिस्ट कर पाएंगे। पर इसके अंदर भी रिसेंट अमेंडमेंट में सेबी ने एक और रूल निकाला है कि आफ्टर कन्वर्जन आपको एक पूरा फुल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं एसएमई में लिस्टिंग के लिए। अब हम आते हैं तीसरे क्राइटेरिया के ऊपर, जो है हमारा पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। तो एक एसएमई के लिए आपकी मैक्सिमम पोस्ट पेड अप कैपिटल कैन बी 25 करोड़। 25 करोड़ से ऊपर आपकी पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल नहीं हो सकती। व्हाट इज पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल? इट इज़ सिंपल, बेसिकली प्री इशू पेड अप कैपिटल और जितने शेयर्स आप पब्लिक को दे रहे हैं उन दोनों को आप जोड़ दीजिए, उनसे मिला के जो शेयर कैपिटल आएगी उसको हम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल बोलते हैं, एंड दैट कैन नॉट बी मोर देन 25 करोड़। फोर्थ क्राइटेरिया इज नेटवर्थ, और यहाँ पे दोनों एक्सचेंज का अपना अपना क्राइटेरिया है। जहाँ एनएससी पॉजिटिव नेटवर्थ के लिए कहता है, वहीं बीएससी बोलता है कि पिछले 2 प्रीसीडिंग फुल ईयर के अंदर आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फिफ्थ क्राइटेरिया इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी आईसीडीआर के अंदर भी दिया हुआ है, जहाँ पे से भी कहता है कि पिछले 3 में से 2 सालों के अंदर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। एनएससी का भी सेम क्राइटेरिया है, जहाँ बीएससी की साइट पे लिखा हुआ है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट उसने एक और कंडीशन लगा दी है कि जो 3 साल है उसमें से जो लेटेस्ट साल है, जो पिछला एकदम लेटेस्ट साल है, उसके अंदर वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। हालांकि जब आईसीडीआर में ही आपका 1 करोड़ लिखा हुआ है तो ये क्राइटेरिया सभी प्लेटफॉर्म के लिए 1 करोड़ होना चाहिए। तो आप मान के चले कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 में से 2 साल में, और अगर बीएससी पे करना चाहते हैं तो लास्ट साल में भी होना चाहिए। अब हम 6 क्राइटेरिया पे आते हैं, नेट टेंजिबल असेट। नेट टेंजिबल असेट का क्राइटेरिया एनएससी पे एप्लीकेबल नहीं है और ये सिर्फ बीएससी पे एप्लीकेबल है। सो बीएससी के हिसाब से पिछले फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके नेट टेंजिबल असेट 3 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे लिस्ट होने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो क्राइटेरिया आता है वो आता है एफसीएफई। एफसीएफई स्टैंड्स फॉर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, और ये क्राइटेरिया बीएससी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ एनएससी में एप्लीकेबल है। वो भी ये सितंबर 24 से लेके आया था एक नया कंसेप्ट, जिसके अंदर उसका एक अलग से सर्कुलर है और एक अलग से फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि डीआरएचपी कैसे बनता है, उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है टाइमलाइन। एस्टिमेटेड टाइमलाइन फॉर एसएमई आईपीओ इज़ अराउंड 7 to 8 months। ये तब है जब आपके सारे कंप्लाइंसेस प्रॉपर है, प्रमोटर ने सब कुछ अपना डिस्क्लोज़ किया हुआ है, कोई लिटिगेशन नहीं है, अगर है भी तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड हैं, और कोई भी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन आपको फाइल नहीं करनी है। तो इसमें 7-8 महीने में जो हम टाइम लेके चल रहे हैं उसमें ये ऐसा होता है कि 3 से 4 महीने मर्चेंट बैंकर को आपकी कंपनी का बिजनेस समझने में, ऑब्जेक्ट समझने में, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में और उसके बेसिस पे टीआरएचपी बनाने में लग जाता है, और अगले 3 से 4 महीने एक्सचेंज को समझाने में, आपका बिजनेस ऑब्जेक्ट आपको क्यों पैसा चाहिए और उनकी जो भी क्वेरीज होती है उसको रिजॉल्व करने में लग जाता है। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक रहती है तो आपको 8 महीने के अंदर अप्रूवल मिल के और नेक्स्ट 1 महीने के अंदर आप चाहें तो लिस्ट हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे धन्यवाद चाहूँगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। और अगर आप आगे जानना चाहते हैं कि डीआरएचपी कैसे फाइल होता है और उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं मेरे लिंक्डइन पेज से, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रोविज़न आपको समझना है, तो आप कमेंट के अंदर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।